चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के लिए शुरू करेंगे। तो उसमें हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। और जैसे मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, फिर उसके अंदर हमने कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस को देखना है जो हम थ्योरेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ उसमें बेसिक चीज़ें भी हैं आपके पास जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे और उस स्टार्टिंग के अंदर हम अपना जो है वो बेसिक पार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। देन लेट अस स्टार्ट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वी कैन राइट इज एज EM इंडक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। It may be defined as the phenomenon of production of electric current or EMF in closed coil or circuit when magnetic flux linked with the coil changes. ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी क्लोज सर्किट के अंदर, या क्लोज्ड सर्किट की जगह आप कॉइल भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, किसी क्लोज्ड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कॉइल के साथ, देन देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, और वी कैन से EMF इज इंड्यूस्ड एंड दैट फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि अपने आप ही कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमने करंट का कोई सोर्स नहीं लगाया वहाँ, सिर्फ हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लगाया, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। दैट फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एक्चुअल में दैट वाज डेराइव्ड बाय द फैराडेज, और फैराडे ने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ लॉज दिए थे, तो उन्हीं को यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले। बट आर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, क्या कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है किसी सर्किट के साथ और वो चेंज है, तभी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। यानी व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the coil changes, induced EMF is produced। मतलब समझ में आया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज में नहीं है, ठीक है, देन देयर विल बी नो इंड्यूस्ड EMF।
इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। जैसे जैसे हम लेंजिस लॉ को डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर एक छोटे से डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा। दैट वाज द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ इज दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स, second law, the magnitude लिख देते हैं, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil, देखो सबसे पहले लॉ में तो उसने क्या बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस जब होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। दूसरी चीज़ अब हमें ये पता लगाना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होकर के इंड्यूस्ड ईएमएफ जब प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, तो उतना ही उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। और मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस वैल्यू एज इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, मतलब डी फाई बाय डी टी। फाई का मतलब है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इट इज चेंजिंग विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज माइनस के डी फाई बाई डी टी। के इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और नेगेटिव हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव साइन मीन्स द अपोजिंग नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमने के को 1 की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं तो ई कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर हम के को 1 ले लेते हैं और माइनस साइन ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिंग नेचर को शो करता है, ठीक है। तो दिस इज द फैराडेज सेकंड लॉ एंड ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस टू लॉज, पहले में हमें पता चला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में ये पता चला कि कितनी उसकी वैल्यू होगी, यानी जितना रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा उतनी ही उसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। माइनस साइन शो करता है कि इट इज़ अपोजिंग इन नेचर, यानी जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। एंड इट वाज जस्ट गिवन बाय लेंजिस एंड that is known as Lenzi's law. Then let us see what is Lenzi's law. Lenzi's law, LENGZ, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया था इसको लेंजिस ने एक्सप्लेन किया अपने लॉ के थ्रू। इट states that direction of induced EMF is such that it always opposes
the cause producing it, the cause producing it। ठीक है, अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू स्टडी कर लेंगे ताकि सिचुएशन भी क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। स्टेटमेंट तो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजिज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, यानी जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू रहेगी। दैट्स वाई वी हैव यूज दिस माइनस साइन। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंजिस लॉ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सिंपली एक कॉइल लिया, दिस इज द कॉइल, गैल्वेनोमीटर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। डू यू नो द गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट। अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज कॉइल, और इस कॉइल को हमने 1, 2 और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी प्लस, एंड दिस इज माइनस, इसको नाम दे दिया है 3। 1, 2 एंड 3, दिस इज प्लस माइनस। ये एक सेल या बैटरी हम मान सकते हैं। ठीक है, सेल कंसीडर कर लो इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सेल को सर्किट में इन्वॉल्व कर दिया, और सेल को सर्किट में इन्वॉल्व करने के लिए 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही 1 और 2 आपस में कनेक्ट हुए तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। लाइक दिस, सर्किट कंप्लीट है। अब जब सर्किट कंप्लीट है तो इस सर्किट के अंदर सेल की इन्वॉल्वमेंट है, और सेल जो है वो करंट को प्रोड्यूस कराएगा, और हमें ये पता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। ठीक है, प्लस से माइनस इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और जब इसमें प्लस से माइनस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो मान लेते हैं उस टाइम गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आ जाती है, और गैल्वेनोमीटर जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो लेफ्ट भी हो सकती है, वो राइट भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर ने उसको डिटेक्ट करा, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने उसको डिटेक्ट करा तो मान लेते हैं कि वो डायरेक्शन हमें दे रहा है राइट साइड की। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन राइट as cell is connected। ठीक है, राइट साइड की तरफ गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया जैसे ही सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब हमने सर्किट 1 और 2 में से हटा दिया, कैंसल आउट कर देते हैं। अब इसको जोड़ दिया हमने किसके साथ, 2 और 3 के साथ, यानी सेल सर्किट से बाहर हो गया है। और हमने एक मैग्नेट यहाँ पर रख दी है जिसका नॉर्थ पॉइंट यहाँ पर है, साउथ पॉइंट ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या करा हमने, रिमूव द की फ्रॉम 1 and 2 एंड इंसर्ट बिटवीन 2 and 3। और अब नॉर्थ पोल को हमने इसकी तरफ मूव करवाया है, यानी किसकी तरफ मूव करवाया है, कॉइल की तरफ मूव करवाया है।
और जैसे ही नॉर्थ पोल को इसकी तरफ मूव करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दोबारा से किसकी तरफ दिखा रहा है, ये राइट की तरफ दिखा रहा है। जैसे हमने नॉर्थ पोल को इसकी तरफ मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर ने फिर दोबारा से डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दे दिया राइट की तरफ, और जब गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल का ये पॉइंट नॉर्थ बन गया और ये पॉइंट साउथ बन गया है। और जब ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को अपोज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे आर लाइक पोल्स। और जब ये लाइक पोल्स हैं तो ये इसको नज़दीक आने से रोकेगा, और जब ये नज़दीक आने से रोकेगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी मूविंग डायरेक्शन का अपोज कर रहा है। और जब ये इसकी मूविंग डायरेक्शन का अपोज कर रहा है तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहे थे लिंक्स विद द कॉइल चेंजेस, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हो रहे थे वो चेंज हो रहे हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहे हैं तो अब सेल नहीं है बैटरी में, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, हम इसको नीचे ला रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये कॉइल इसका अपोज कर रही है। किसका अपोज कर रही है? इसके मूविंग डायरेक्शन का अपोज कर रही है। और यही चीज़ लेंजिस ने कही थी कि इसकी वजह से करंट आ रहा है सर्किट में, लेकिन ये नॉर्थ बन करके इसको अपोज कर रही है। और जब ये इसको नॉर्थ बन करके अपोज कर रही है तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिंग द काज विच प्रोड्यूसेस इट, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब सिचुएशन में हमने क्या करा कि दूसरी सिचुएशन में इसको हम ये नॉर्थ और ये साउथ ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं, सेम मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट को हमने अब की बार ऊपर की तरफ मूव करवा दिया इन दिस डायरेक्शन। जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स दोबारा से चेंज हो रहे हैं। पहले नीचे आते हुए चेंज हो रहे थे, अब ऊपर जाते हुए चेंज होंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, अब हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर की निडल अब की बार राइट डायरेक्शन की बजाय लेफ्ट में चली जाएगी, क्योंकि हम अब इस मैग्नेट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और जब मैग्नेट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले था राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, अब लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। जैसे ही हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो द मैग्नेट, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जो कॉइल है ये इसको ऊपर जाने का अपोज करेगी, यानी कि ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। अब हम ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन ये कॉइल चाहती है कि ये ऊपर ना जाए, यानी फिर ये दोबारा से इसका अपोज कर रही है। और जब ये फिर इसका अपोज कर रही है तो इसका मतलब दोबारा से फिर सिचुएशन वही आ गई कि इट अपोजेस द काज विच प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। दैट्स व्हाई लेंजिस लॉ इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। बात क्लियर है सभी को, आई थिंक। ठीक है, अगर फिर भी डाउट लगे देन यू कैन call me or message me. So this is the situation, or we can say this is experimental verification of the Lenzi's law. जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहे थे तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को अपोज कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने की कोशिश कर रहा था ये। ठीक है, जब हम इसको साउथ ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो ये साउथ बनकर इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। यानी हर बार दोनों ही सिचुएशंस के अंदर इट अपोजेस द काज विच प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। That's why Lenzi's law gives the direction minus। ठीक है, चलिए अब हम Lenzi's law को एनर्जी की कंजर्वेशन के साथ कंसिडर करते हैं। Lenzi's law एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के साथ हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए हमने फिर वही एक कॉइल कंसीडर किया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। और एक हमने मैग्नेट ले ली, बार मैग्नेट। वी हैव कंसिडर्ड द बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल।
and we are moving the magnet towards the coil. जैसे सिचुएशन यहाँ पर थी हमारे पास, बिल्कुल वैसी फर्स्ट सिचुएशन हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली। हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल is moving towards the coil. As the north pole is moving towards the coil, then this coil shows the deflection in right direction of current. यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स चेंज होंगे जैसे जैसे इसके हम मूव करवा रहे हैं नीचे की तरफ, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, और करंट इसमें आएगा तो मान लेते हैं डायरेक्शन उसकी राइट की तरफ है। लेकिन जैसे ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो दिस एंड बिकम नॉर्थ एंड दिस एंड बिकम साउथ, और ये इसको नज़दीक आने का अपोज करेगा। ठीक है, जब इसके नज़दीक आने का अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको इसके नज़दीक ला रहे हैं। इट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स, हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फोर्स। ऐसी ही दूसरी सिचुएशन में भी हमारे पास यही है। वी हैव द कॉइल, galvanometer, and in this situation this is north south, but we are moving the magnet away from the coil. जब हम away from the coil इसको मूव कराते हैं तो galvanometer की डायरेक्शन करंट का अपोजिट दिखाएगी पहले से, और जब अपोजिट दिखा रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस एंड बिकम साउथ एंड दिस एंड बिकम नॉर्थ। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जब हम इसको नज़दीक ला रहे हैं तो ये कॉइल चाहती है कि ये इसके नज़दीक ना आए, फिर भी हम कुछ वर्क कर रहे हैं ताकि ये नीचे आ जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ताकि करंट प्रोड्यूस हो जाए। दूसरी सिचुएशन में हम इसको दूर ले जा रहे हैं और ये चाहती है कि ये दूर ना जाए, लेकिन फिर भी हम अगेंस्ट द फोर्स इसको दूर ले जा रहे हैं। और जब अगेंस्ट द फोर्स हम ठीक है वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको दूर ले जाने में जितनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, जितनी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक तरीके से वर्क डन में चेंज हो जाएगी। और जब वो एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। और जब दोनों ही सिचुएशंस में अपोजिट हो रहा है सब कुछ, और इस वजह से मैकेनिकल वर्क डन बाय द आउटसाइड एजेंसी, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। वी कैन राइट दिस वैल्यू एज it is this mechanical work done by outside agencies on the magnet which is stored in the coil in the form of electrical energy. Hence Lenge's law obey law of conservation of energy. एक बार दोबारा से देखते हैं। North pole moving towards the coil, and this north pole is giving, or we can say induced EMF, producing induced EMF in the direction right, but this coil doesn't want to be move the magnet towards it, so it is opposing. लेकिन फिर भी हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट दिस फोर्स,
और जब हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वर्क डन उसके करंट को बनाने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं तो ये नहीं चाहते कि ऊपर की तरफ मूव हो, लेकिन फिर भी हम इसको मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स, और यही अगेंस्ट द फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा और इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मीन वी कैन से लेंज़ेस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर लेंज़ेस लॉ एंड योर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस लेंज़ेस लॉ। अब आपके पास दो टॉपिक आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों ही में आपने +2 के अंदर रीड आउट कर रखे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और उस आइडिया के बेस पर आप लोगों ने उनको कैरी आउट करना है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब अपने आप, तो इसका मतलब सिर्फ कॉयल ही यूज हो रही है, वो ही सब कुछ कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेनन an opposing EMF is induced in a coil as a result of varying current in the coil itself. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसके अंदर? कॉयल के अंदर। किसकी वजह से? एज ए रिजल्ट ऑफ वेरिंग करंट, कि कॉयल का ही करंट वेरी हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। और मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस वैल्यू एज E इज इक्वल टू माइनस L d∅ by dt. This L is known as constant and it is termed as to be, its unit is Henry. E is equal to minus L, this is flux, change in flux. एक चीज यहां ध्यान से देखो एक बार, phi flux is directly proportional to I, और we can write this value as L into I, लिख सकते हैं हम। ठीक है, फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उस सर्किट के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दोनों। और यहाँ माइनस L लेंज़ेस लॉ फर्स्ट लॉ से, ठीक है, और सेकंड लॉ में हमने उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दी माइनस L d∅ by dt, तो L d by dt और फाई की वैल्यू कितनी आ गई? L इंटू में I। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू। ठीक है, आप इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो एक बार ध्यान से देखें, जब हमने इस वैल्यू को लिखा है L d∅ by dt को लिखा है, तो यहाँ हमने इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग L की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, तो इसको आप I di by dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस L di by dt। ठीक है, और माइनस L d I by dt आ गया ये वैल्यू हमारे पास। जस्ट ए मिनट, तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस L di by dt। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन सेल्फ इंडक्शन। अगर हम di by dt को 1 ले लेते हैं, इफ di by dt इज इक्वल टू 1, सो E इज इक्वल टू माइनस L के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकली हम इसको E के बराबर ले सकते हैं। L एक्चुअल में आपके 1 के बराबर अगर हम L को ले लेते हैं तो इज इक्वल टू di by dt हो जाएगा।
अगर हमें दोनों ही को 1 बनाना है तो यानी L इज इक्वल टू 1 इफ एंड di/dt इज इक्वल टू 1, तो देन E इज आल्सो इक्वल टू 1। L जो है वो आपका हेनरी में नोट किया जाता है, इट्स यूनिट इज हेनरी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन भी रहेगा, उसमें भी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि हाउ एन इंडक्टर कैन बी यूज टू स्टोर एन एनर्जी, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉइल थी, इस कॉइल के अंदर ही हमने एक बैटरी लगा रखी थी जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन हो रहा था हमारे पास, और इसको हमने सेल्फ इंडक्शन का नाम भी दे दिया था। यानी ये जो कॉइल है हमारे पास एक तरीके से ये इंडक्टेंस है, और ये इंडक्टर का जब काम कर रही है तो हमने ये देखना है कि ये एनर्जी कैसे स्टोर कर सकती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, उसकी इंडक्टेंस हमने कंसिडर कर ली। I बी द करंट इन इंडक्टर एट एनी टाइम, किसी टाइम पर उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और जब I करंट फ्लो हो रहा है देन di/dt इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। सो इंड्यूस्ड EMF दिस इज इक्वल टू L di/dt, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, माइनस साइन हमने नहीं लिया, हमने इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिया है, मैग्नीट्यूड में लिया। I हमारा करंट है और इसको हम चार्ज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ द सोर्स, क्योंकि हम एक सोर्स लगाते हैं बैटरी का जो चार्ज सेंड करता है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इफ द सोर्स सेंड्स dq चार्ज